हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हम करंट अफेयर के भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं ना, अगस्त से शुरू है, 17 अगस्त से। उसको देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। हर एक शिफ्ट में मतलब हर एक सेट में जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर का भी मतलब जो क्वेश्चन है वो दोनों अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग को जीके जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 10 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। जो फ्रेंड्स उपाधि होते थे पहले के ज़माने में, जो उपाधि नहीं धारण करते थे, राय बहादुर है ना, ये सब जो उपाधि होते थे उनको समाप्त कर दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन में आपको दिया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 14। तो हम चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बहुत ही डिटेल से बताएंगे आप लोग को, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आप इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? जो अस्पृश्यता है, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता, इसका अंत है किसमें? अनुच्छेद 18 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत है। उसके बाद 18 में तो बता दिए उपाधियों का अंत, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, 21A में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था, शिक्षा अधिकार को, है ना, अनुच्छेद 21 के ए में। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ईस्वी को भी आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन, है ना, विधि का शासन इसमें है, विधि के समान समानता, इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अवनी लेखेरा टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी, है ना, गोल्ड मेडल। तो वह किस राज्य से संबंधित आपको यह बताना है। तो हम बता दें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 5 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें से एक अवनी लेखेरा भी थी। अवनी लेखेरा सबसे पहले बता दें किस खेल से संबंधित है। तो यह पैराशूटर है। क्या? शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखेरा किससे संबंधित है? शूटिंग से, पैराशूटर है। आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी। वे किस राज्य से संबंधित आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया था हरियाणा, मणिपुर, असम, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान राज्य से बिलोंग करते कौन? अवनी लेखेरा, और ये पैराशूटर है। इस बात को आप याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। भाला फेंक, भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में, इस बात को याद रखिएगा। मणिपुर से मेरी कॉम, MC मेरी कॉम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है। तो आपको बताना है, एक बात हम बता देते हैं, निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो फाल्गु नदी भी किसे कहा जाता है? निरंजना नदी को। तो निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल स्थित है, आपको ये बताना है, बौद्ध स्थल। ऑप्शन में आपको दिया सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, लुम्बिनी। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद भी करते जाइएगा क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोध गया। तो बता दें, बोध गया में ही जो भगवान गौतम बुद्ध थे, बोध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। इस बात को आप याद रखिएगा। और उसके बाद अपने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इस बात को याद रखिएगा। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। बोध गया में इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसे? गौतम बुद्ध को। और बोध गया, निरंजना नदी जिसे हम लोग फाल्गु नदी बोलते हैं, उसके किनारे स्थित है बोध गया। और वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन बोरलॉग एक इंसान है, व्यक्ति है, इसका संबंध आपको बताना है किससे है। ऑप्शन में आपको दिया विकास के जनक, हरित क्रांति के जनक, उसके बाद पूंजीवाद के जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक। तो हम बता दें पहले, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वर्ल्ड में, विश्व में, यह नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दशक में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को, यह बात आपको पता ही होगा। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में, वर्ल्ड में, भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन को। शुरू कब हुए थे? 1966-67 में। और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था किस फसल पर? तो गेहूं पर। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा था, इस बात को याद रखिएगा। और सुपर कंप्यूटर का जनक भारत में किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। डॉक्टर विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा शहर जो गंगा नदी है उसके रास्ते में नहीं बसा हुआ, नहीं स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया प्रयागराज, ये तो है, पटना ये भी है, लखनऊ, कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। लखनऊ बता दिए गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। कानपुर, पटना, प्रयागराज है ना, ये तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे इसलिए स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट पता है ना 2022 में कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया था। अब ये नहीं पूछा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में प्रथम रैंक जो है पहला स्थान किस देश का है। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे अंतिम जो देश कौन सा, मतलब देश जो सबसे दुखी रहता है ना, और कौन देश सबसे अधिक खुश रहता है, नंबर 1 पे रहता है। तो इन सभी बातों को हम बताएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा था कि संस्करण कौन सा था। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया, संस्करण पूछा है। तो ऑप्शन में आपको दिया 15वां, 12वां, 16वां, 10वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 10वां। 10वां मतलब जो संस्करण था विश्व खुशहाली रिपोर्ट का 2022 में, इसमें पहला रैंक किसका था पता है ना? फिनलैंड का। वर्ल्ड में सबसे अधिक जो खुश देश हैं, खुश मतलब वहाँ के जो लोग खुश होते हैं सबसे अधिक, फिनलैंड देश के लोग सबसे अधिक खुश हैं। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, आप सभी को पता है। उसके बाद सबसे जो दुखी देश है ना, वहाँ के आदमी बहुत कम मतलब खुश रहते हैं, सबसे दुखी है ना, तो वो है कौन? लगातार 2 वर्षों से अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है, अफगानिस्तान, राजधानी काबुल। तो सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। नंबर 1 में फिनलैंड है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 2022 में 136 है, आप इसे याद रखिएगा। और ये 2021 में 139 थे, 3 पायदान नीचे घस का है, इस बात को आप याद रखिएगा। भारत का स्थान 136, पहला नंबर पे फिनलैंड, और उसका सबसे अंतिम रैंक पे कौन है? अफगानिस्तान, सबसे दुखी देश। और ये इसका संस्करण था 10वां। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। ये करंट से क्वेश्चन था, हम बता दिए ना पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट सभी से 1-2 क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम बहुत ही मतलब कम समय बचे, 1 महीना मात्र ही बचे है ना, तो इसलिए सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो हम बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, उसके 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग, जिसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में बता दें, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, मतलब 15 जो सदस्य होते हैं 15, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे अस्थायी का कार्यकाल पूछा है। 5 तो जो है वो वीटो पावर उसके पास है। कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, उसके बाद अमेरिका है। ये 5 मतलब अस्थायी सदस्य है, परमानेंट है, इन लोग के पास वीटो पावर है। लेकिन जो 10 अस्थायी है इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट, 2 वर्ष का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है, जिसमें भारत भी अस्थायी सदस्य में शामिल है। अब भारत क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कब यूएनओ में शामिल हुआ था। तो भारत 30 अक्टूबर, डेट को अभी आप याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ था, आप इसे याद रखिएगा। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ दिवस मनाते हैं। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के नेपोलियन, जिसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सभी को पता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उसे किस नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त के अलावा और उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया महाराजा, महाराजा धीराज, शक्रादित्य, पृथ्विया, प्रथम वीर। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है ना। तो हम चारों के बारे में बता दे रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहले इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पृथ्विया प्रथम वीर इसे कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े भी थे और जीते भी थे, इसलिए समुद्रगुप्त को पृथ्विया प्रथम वीर कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी, तो महाराजा की उपाधि ये श्रीगुप्त किए थे। श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। सभी को हम बता दे रहे, सिर्फ आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा और याद भी करते जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त ने, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने, शक्रादित्य की उपाधि किसने ली थी, तो बता दे शक्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम। कौन? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त को। ये चारों उपाधियों को आप याद रखिएगा, ये सभी गुप्त वंश के शासक थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, है ना। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
कि पृथ्वी की उपसौर, अपसौर नहीं, ये दोनों पेरीहेलियन एपीहेलियन, ये दोनों बहुत बहुत कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थी, है ना। हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। तो पृथ्वी की जो उपसौर है की स्थिति किस तिथि को होती है, तो उपसौर अपसौर अगर आप लोग नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। देखिए उपसौर की घटना क्या होती है कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है, वह घटना उपसौर कहलाती है। और सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूर कब होते हैं, उस घटना को अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ पे उपसौर कह रहा है आपको बताना कि उपसौर की स्थिति में सूर्य से सबसे नजदीक पृथ्वी कब होती है, किस डेट को होती है, किस तारीख को होती है, आपको ये बताना। सूर्य से सबसे नजदीक कौन, पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर बता दे, पहले ऑप्शन बता दे। 3 जनवरी दिया हुआ है, 4 जुलाई दिया हुआ है, जून दिया हुआ है, दिसंबर दिया हुआ, 22 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नजदीक में, मतलब सबसे नजदीक होता कौन, पृथ्वी। सूर्य से सबसे नजदीक होता पृथ्वी, और इसीलिए इस घटना को उपसौर कहा जाता है। ये होता कब है, तो जनवरी के महीने में। डेट याद रखिएगा 3 जनवरी को। अगर यहीं पे पूछता कि अपसौर की घटना कब होती है, तो सूर्य से बहुत दूर, सबसे अधिक दूर पर जब स्थित रहेगा पृथ्वी, मतलब सूर्य से सबसे अधिक दूर चल जाएगा पृथ्वी, मतलब परिवहन करते हुए अपने अक्ष पे, तो वह घटना अपसौर कहलाएगी। क्या, अपसौर। ये होते किस महीना में, तो ये जुलाई के महीने में होती है। और डेट को याद रखिएगा 4 जुलाई को। कब, 4 जुलाई को। आप ये दोनों डेट को याद रखिएगा। पेरीहेलियन एपीहेलियन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उपसौर और अपसौर कहते हैं। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत कम होती है, नजदीक होती है। और अपसौर की घटना कब होती है, और सूर्य और पृथ्वी बहुत दूर दूर में स्थित होती है। ये 4 जुलाई को होते हैं और उपसौर 3 जनवरी को होते हैं। दोनों डेट को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। ये ज्योग्राफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि बता दिए पहले हम एक सेट में 10 ही क्वेश्चन बताएंगे, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और करंट अफेयर के साथ बताएंगे, है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरेला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है ना, हरेला उत्सव। तो इसके साथ साथ हम सभी जो ऑप्शन है उन सभी के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन में दिया छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में फ्रेंड्स हरेला उत्सव को मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला, और लद्दाख में हेमिस, स्पुति गस्टर, ये सभी लद्दाख में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव, लेकिन पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगता है, पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हरेली। ये दोनों में कन्फ्यूज बहुत होते हैं विद्यार्थी, है ना। इसको और एक बार फ्रेज से लिख दे रहे हैं, हरेली। तो हरेली है छत्तीसगढ़ का उत्सव, हाँ, हरेला है उत्तराखंड का, है ना। तो याद रखिएगा, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। स्पुति गस्टर ये लद्दाख के हैं, और हेमिस भी लद्दाख के हैं, और पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के हैं, हेरात भी जम्मू कश्मीर के हैं ना, करवा चौथ वहाँ के हैं, कौन, जम्मू कश्मीर के। तो सारे उत्सव को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।